पाकिस्तानी जो हैं जो फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं या जैसे दूसरे लोग भी इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स, ये अगर चाहें कि ये एज ए इन्वेस्ट करें गवादर पे, तो इनको क्या फ़ायदा हो सकता है? किस तरीके से ये फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ायदा एक नहीं बेशुमार है कि दुनिया में हर चीज़ किसके तरफ मंडलाती है। अब एक फैसलाबाद है शहर, किस लिए मशहूर है? टेक्सटाइल के हाँ। ठीक है ना। आपका सरगोदा किनू बड़े अच्छे हैं, कसूर लेदर गारमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। साउदर्न पंजाब कॉटन की ग्रोथ के लिए, मुरीद के कामों के चावल के लिए, ठीक है ना। सियालकोट सर्जिकल गुड्स स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। अब आप बताइए कराची किसके लिए है? कराची जो है वो नॉर्मली जो है मतलब पोर्ट के हवाले से ही है कि इनकम जहाँ से 70% तो क्या कराची को मैं ये कहूँ कि कराची कोई प्रोड्यूस नहीं करता? 70% जो पाकिस्तान का रेवेन्यू कराची जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। कराची को बेकार ना समझें, कराची को आप हब बना सकते हैं, वैल्यू एडिशन हब। आप पेरिशेबल आइटम दरख्त की टहनी से आपके पेट में जाने तक 72 घंटे का रिकमेंडेड होता है। इसके बाद वो चीज़ गलछड़ जाती है, आपको नुकसान देगी। आप घर में जैम खाते हैं, दुकान में कितने अरसे से रखा रहता है जी। आपके घर में भी आप एक वक्त के खाने के लिए जैम नहीं लेकर आते, आप टिन लेकर आते हैं, वो महीना भर चलता है। तो क्या टमाटर आप महीना भर रख सकते हैं? आप नहीं स्टोर कर सकते। कोई फल रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते। तो ये वैल्यू एडिशन के बाद जब ये चीज़ बन जाती है ना, टोमेटो पेस्ट बन जाता है। देखिए, हमारे वक्तों में हम लोग अदरक लाते थे, लहसुन लेकर आते थे, फिर लहसुन को छीलते थे, छील के अदरक को काट के उसमें डाल के दोनों पीसते थे, फिर उसका पेस्ट बनाते थे। आजकल तो लहसुन छिला हुआ मिलता है। फिर अब ये दौर आ गया है कि अदरक लहसुन का मिक्स पाउडर छिड़का जाता है। तो आजकल वैल्यू एडिशन, तो मसाले तो सारे रेडीमेड हैं, तो आजकल वैल्यू एडिशन का दौर है। तो कराची को आप टेक्सटाइल का भी हब बना सकते हैं, लेदर गारमेंट का भी हब बना सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स का भी बना सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। बिल्कुल। वो और बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इसको स्प्रेड आउट करना चाहिए हर जगह, कि एक शहर पे आबादी का बोझ कम हो। लेकिन कराची इज़ अ पोर्ट, इंटरनेशनल सिटी। दुनिया भर की ड्यूटी पाकिस्तान में कराची में जमा होती है, स्टेट बैंक कराची में है, तो 70% तो कमाई देगा ही देगा कराची। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है। अब हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग पे दरअसल तवज्जो दी नहीं, हमने तवज्जो दी पॉलिटिकल बेनिफिट्स पर। पाकिस्तान में 42 एयरपोर्ट्स हैं, 42 एयरपोर्ट्स में से 3 एयरपोर्ट पैसा कमा के देते हैं, तो 42 में से 3 माइनस कर लीजिए, 39 एयरपोर्ट पैसे खाते हैं। तो वो क्यों बनाए हैं भाई? वो बनाए इसलिए हैं कि सियासी बेनिफिट के लिए। तो सियासी बेनिफिट की क्या ज़रूरत है आपको? टेंजिबल बेनिफिट देखें आप, कराची का एयरपोर्ट कमा कर देता है, लाहौर का एयरपोर्ट कमा कर देता है, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट कमा कर देता है। अब ये जो छोटे छोटे एयरपोर्ट हर जगह बनाए हुए हैं, ये तो बेनिफिशियल हो ही नहीं सकते किसी को। अरे भाई, क्या कितनी देर में फ़्लाइट चलेगी कराची से हैदराबाद? हैदराबाद का एयरपोर्ट बना हुआ है। अरे भाई, जिस वक्त उठाओ अपनी गाड़ी उठाओ, 1.5 घंटे के अंदर हैदराबाद पहुँच गया। तो फ़्लाइट कब जाती है? वो हफ्ते में 2 फ़्लाइट है, तो मैं 1 हफ्ते के बाद जाऊँगा, उस तारीख को जाऊँगा, 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचूँगा, फिर 1 घंटे बाद वहाँ से घर पहुँचूँगा। अरे भाई, जितनी देर में आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं, इतनी देर में आप हैदराबाद गाड़ी में पहुँच जाते हैं आराम से। बिल्कुल। तो अब हमें ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं देखने चाहिए, हमें टेंजिबल बेनिफिट्स देखने चाहिए, और फिर जो हमें सोर्स ऑफ अर्निंग हो। अब एयरपोर्ट बनेगा तो इसका मतलब है एएसएफ का अमला भी आएगा, कस्टम का अमला भी आएगा, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का अमला भी आएगा, सिविल एविएशन का, तो उनके ओवरहेड्स भी होंगे। तो हर एयरपोर्ट के ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स तो होंगे। फिर इससे क्या होता है, जब उनको काम नहीं होता तो फिर वो मैल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। वो भी क्या करेगा? एएसएफ वाला कहेगा कि मेरी कोई फ़्लाइट ही नहीं है, वर्दी पहन के मैं बैठूँगा, क्या करूँगा? तो लिहाजा वो कुछ और काम करेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर हम सी पैक को थोड़ी देर पे साइड पे रख देते हैं, अगर हम एज अ नेशन मतलब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ गवादर पोर्ट को खुद ही हैंडल करता, तो ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना कोई लोन इतना चढ़ता पाकिस्तान के ऊपर, और यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह और इम्पोर्ट को जो है गवादर पोर्ट के थ्रू करके खुद ही जो है वो
CIS कंट्रीज़ में डिलीवर कर रहा होता, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं था पाकिस्तान? देखें, अभी उज़्बेकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो चुका है, बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इस पर बातचीत कर रहे हैं। अभी इवन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं दौरे पर, जी। तो उज़्बेकिस्तान, तो वो वहाँ पे हमारा मेन एजेंडा यही है। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 6 ममालिक हैं। रशिया हमसे लेना चाह रहा है। अब ये व्लादिमीर पुतिन कब से पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने दावत दी, वहाँ पर बुलाया। तो रशिया कितना बड़ा मुल्क है, तो रशिया की ट्रांजिट ट्रेड अगर यहाँ से होती है, चाइना की ट्रांजिट ट्रेड यहाँ से होती है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की ट्रेड। अब ये पाकिस्तान में देखें, हमारे पास एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अपने आप को हर चीज़ का माहिर समझते हैं, अक्ल कुल समझते हैं। रिलेवेंट लोगों से मशवरा करना हम अपनी अना के मजरू समझते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी तो उम्र 60 साल से ऊपर है। अगर मेरे पास कोई डॉक्टर है, कोई माहिर है, उसकी उम्र 30 साल है, तो भाई उस शोबे में वो मुझसे ज़्यादा जानता है, उसने वो रिलेवेंट तालीम हासिल की है, वो तजुर्बा हासिल किया है। तो इसी तरह से हम फ्रेट फॉरवर्डर्स से को स्टेक पर लें, ठीक है ना, फ्रेट फॉरवर्डर्स को लें, इंटरनेशनल मार्केटर्स को स्टेक पर लें, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स को हम लें, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स को हम स्टेक पर लें। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अगर बैठ के सारे फैसले करेगी, तो भाई गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी में तो आज 3 साल की पोस्टिंग यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर होगी, तो क्या कोई ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई स्पेशलिटी डेवलप नहीं हो रही? जबकि जो फ्रेट फॉरवर्डर है, जो लॉजिस्टिक वाला है, उसके तो अब्बा जद्दी पुश्ती ये बिज़नेस चला रहा है, तो उसकी तो रगों में ये लॉजिस्टिक की इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। तो उनसे इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहे, और फैसला करने वाले, इम्पोज करने वाले वो लोग हैं जिनका इस शोबे में ताल्लुक़ नहीं है। तो ये कैसे होगा? इंटरनेशनल मार्केटिंग से पूछे कि भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग इसकी किससे हो सकती है, तो वो आपको बताएगा। बेल्ट एंड रोड, अब देखें ईरान में बंदरगाह है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि ईरान के लिए गवादर की पोर्ट इस्तेमाल करना ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन ईरान जो है बड़ा कॉन्शियस इस मामले में, मतलब वो देखिए, अगर है तो है, अगर है तो है। हमारा काम उनको उनका बेनिफिट बताना है, बस सही। उनका बेनिफिट बताना है हमने। अभी अगर वो नहीं करता तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकते। लेकिन अब ये हमारा बताना जो है ना, ये इंटरनेशनल मार्केटियर बताए, तो फिर ये आगे फिर वजारत ख़ारजा भी इन्वॉल्व होती है, वजारत तिजारत भी इन्वॉल्व होती है, वजारत मवासलात भी इन्वॉल्व होती है, कि ये सारी चीज़ें इनको बताएं ना बैनुल-अक़वामी सतह पर। अब अगर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ईरान को क्या बताऊँगा? मैं तो अपने मुल्क को बताऊँगा। तो मेरा मुल्क का कौन सा रेलिवेंट इदारा है? वजारत ख़ारजा का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, वजारत मवासलात का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और वजारत तिजारत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये अब ये गवर्नमेंट का काम है। तो दरअसल हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कोऑर्डिनेशन की। अब वजारत तिजारत कहेगी वजारत ख़ारजा का काम नहीं है, वजारत ख़ारजा कहेगी वजारत तिजारत का काम नहीं है, वजारत मवासलात का काम नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन में इंटरनेशनल मार्केटर भी शामिल हो गया, लॉजिस्टिशियन भी शामिल हो गया, खारजी अमूर भी शामिल हो गया, तिजारती अमूर भी शामिल हो गया। तो इस तरीके से ये सारे शामिल हो गए, इस तरीके से ये बात फैलेगी। तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए और रिलेवेंट लोगों के, स्टेक होल्डर के इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, अभी सर ये बताइए करंट सिचुएशन क्या है? मतलब अभी बीच में एक रूमर चल रही थी कि गवादर पे काम काफ़ी स्लो हुआ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मतलब उस हवाले से रेडी नहीं है। देखें, तो अभी करंट क्या सिनेरियो है? देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि करंट स्लो हुआ है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसमें ज़्यादा हाथ जो है वो हमारे पॉलिटिक्स का है। हमारे पास दरअसल ये चेंज ऑफ रिजीम जो हुआ है, गवादर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन पहले आसिम बाजवा साहब थे, फिर वो खालिद मंसूर साहब, वेरी हाई टेक प्रोफेशनल दोनों काम। अब दरअसल इसमें बैनुल अक़वामी भी लोग शामिल हो गए। बैनुल अक़वामी लोगों को शामिल होना है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बेनिफिशरीज़ में शामिल होना अच्छी बात है।
इसकी फॉर्मेशन के मामले में बेनिफिशियरी कोई ना हो। फॉर्मेशन पाकिस्तान का है, इसलिए कि पाकिस्तान के हुदूद में है। सर आपके घर के अंदर मैं अगर कोई मशवरा दूंगा कि ये सोफ़ा यहाँ नहीं यहाँ रखो, ये अपना बेडरूम ये नहीं ये बनाओ, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला? मेरे घर में कोई और मशवरा देने वाला नहीं चाहिए मुझे। मेरी मर्ज़ी, जहाँ मुझे सहूलत होगी वो मैं करूँगा। तो सीपैक के मामले में दूसरे मुल्क भी बेनिफिशियरी होना चाह रहे हैं, ज़रूर हों, लेकिन फॉर्मेशन हमारा होगा, फॉर्मेशन डिसीजन हमारा होगा। वो हो चुका, तो अब किसी दूसरे मुल्क की तीसरे मुल्क के साथ नहीं बन रही, तो हमको तो माफ़ रखो ना भाई। अगर हमसे वो बेनिफिशियरी हो रहा है तो हमारा भी बेनिफिट है ना राहदारी के मद में, तो हमें तो अपना फ़ायदा उठाने दो ना। हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, आपका झगड़ा उनके साथ है। आप उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो आप जानो और वो जानो। अच्छा सर, हम किसी की मदाखलत नहीं करना चाहते। अगर हमसे कोई मुल्क फ़ायदा उठा रहा है तो उठाए, हमको तो हम बेनिफिशियरी हो रहे हैं। तो ये जो बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स हो गई ना, इसकी वजह से सुस्त रफ्तारी का शिकार है ये। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बताया बड़ी डिटेल में कि चाइना जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी भी लाज़मी बात है, जब वो चाइना की कॉस्ट को मीट नहीं कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली वो कोई बैरियर्स क्रिएट करेंगे या कोई इस तरह के हर्डल्स बनाएंगे। देखें, कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाइना को कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। मौजूदा दौर में भी चले जाइए, मैंने ये जूता पहना हुआ है, मेरा बेटा मुझे जूता दिलाने लेकर गया और वो देख रहा है, पसंद कर रहा है, 8,000, 9,000, 10,000 पसंद कर रहा है। जितनी देर में मेरा बेटा अपना जूता पसंद कर रहा था ना, मैं इधर इधर देखने लगा। एक साहब ने जूता खरीदा और उन्होंने पैसे पूछे तो उसने बताया 2200। मैं हैरानी से देखता रहा, वो 2200 रुपये दिए और जूता लेकर चले गए। मैंने पूछा यार ये वाला कौन सा था, मुझे भी दिखाओ। उसने मुझे भी दिखा दिया। मैं कितने का है? 2200 का। मैंने कहा दे दो। बेटे को बता दिया, मैंने कहा ये मैंने ले लिया। वो तो 10,000 रुपये के ले रहा था, मैं 2200 में ले चुका, और ये मैं 3 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चल रहा है। तो सिर्फ सीपैक की वजह से चाइना की चीज़ें सस्ती नहीं है, उनकी ऑलरेडी मैस प्रोडक्शन की वजह से, इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से। देखें, कोई चीज़ की प्रोडक्शन के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, जब आपकी प्रोडक्शन शुरू होती है ना, तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा ना, तो उतनी आपकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। एक मशीन पे आप 10 जूते बनाओ, 10,000 जूते बनाओ, तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ती है, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम पड़ जाती है बनाने में। तो ये वजह है आपकी। सही सही, बड़ा ज़बरदस्त आपने जवाब दिया है। अच्छा, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह से बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा है 3-4 माह से जो है एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी स्लो हो गई है और इंपोर्ट के ऊपर देखें, काफ़ी अभी डिपेंड अगर कर या रही है। मुझे अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं आपको एक बात, थोड़ी सी सियासत की बात मैं कर लूँ। वो कि मैं कोई खुदा न खास्ता किसी को कन्विंस करके या किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, बस ये है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अब तक बढ़ रही थी, ये सियासी अदम इस्तेकाम जब से शुरू हुआ है ना, जब से एक्सपोर्ट, जैसे स्टॉक मार्केट होती है, वो क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है? स्टेबिलिटी, लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, इस्तेकाम की तरफ बढ़ते रहें, लोग भी आपकी तरफ बढ़ते हैं। कब मार्केट क्रैश होती है? देखिए, बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट क्रैश होती है अफवाहों पर भी। आप अमरीकी सदर पे इल्ज़ाम लगा दिए वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे वो किसके साथ स्कैंडल चला था, बिल क्लिंटन का, मार्केट क्रैश हो गई थी। आज से 20 साल पहले वो जॉर्ज बुश जो सीनियर जो था पहले वाले, जापान के दौरे पे गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, गिर गए, मार्केट क्रैश हो गई थी, लुढ़ गए थे लोग, खुदकुशी पे आ गए थे। तो पाकिस्तान का इमेज जो है ना, प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पर दुनिया में जब जाता रहेगा तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती रहेगी। हमारी प्रोडक्ट दे आर सेकेंड टू नन, बहुत अच्छी हैं। हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग पे हमने तवज्जो नहीं दी है।
अब बात सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग पे तवज्जो क्यों नहीं दी। हम सेल्स पर तवज्जो देते हैं, मार्केटिंग पे नहीं देते। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। अब अगर हम कहीं चावल भेजते हैं, जहाँ भेज रहे हैं उनकी ज़रूरत कितनी है, उनकी 10 लाख टन है, हम कितनी देते हैं, 1 लाख टन देते हैं, तो वो 9 लाख टन और कहाँ से लेते हैं? तो जहाँ से लेते हैं वहाँ से क्यों लेते हैं? क्या हमसे सस्ता मिलता है या हमसे अच्छी क्वालिटी है? हमारा लेते हैं तो क्यों लेते हैं? तो अब दूसरों के साथ हम compete करें, तो वो हमारी कोई ऐसा महकमा नहीं है गवर्नमेंट का जो इन लोगों को ये गाइड करे। अब ये प्राइवेट सेक्टर में पहला शुरू हुआ है। अब आप टीवी पे प्रोग्राम देखेंगे ट्रेडिंग पार्टनर्स के नाम से, वो एक एक मुल्क की पूरी स्टैटिस्टिक्स देगा, इस मुल्क को हम ये भेजते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है, हम इतना देते हैं, इतना वो कहीं और से लेते हैं, तो कहीं और से क्यों लेते हैं? हमारे पाकिस्तान की 80% तिजारत, पूरी तिजारत में से 80% तिजारत दुनिया के 20% ममालिक के साथ होती है, और पाकिस्तान की पूरी तिजारत का 20% तिजारत बाकी 80% मुल्कों के साथ होती है। आपको अपनी चीज़ बेचनी है, ठीक है ना, बेचकर उसका पैसा लेना है। आप मुझे नहीं बेच रहे कि मैं काला हूँ, आपको इससे क्या गर्ज है कि मैं गोरा हूँ या काला हूँ? आपको आपकी चीज़ के पैसे मैं दे रहा हूँ, इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? जहाँ इंसान बसता है वहाँ इंसानी ज़रूरत चाहिए। इंसानी ज़रूरत में आटा है, चावल है, कपड़ा है, सारी चीज़ें हैं। तो जो आपको पैसा दे रहा है वो वहाँ से आप चीज़ लीजिए। वो पैसा आप जो ले रहे हैं ना, वो आपकी कमाई है, तो यहाँ आप वो कमाई नहीं कर रहे। हम सिर्फ गिनती के चंद मालिक के साथ लगे हुए कि इनको बेचेंगे, इनसे पैसा लेंगे। तो ये हमें नहीं करना है, हमें ज़ोर देना है। अफ्रीका पे हमारी तिजारत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की साइड पे हमारी तिजारत नहीं है, आसियान से हमारी तिजारत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वहाँ पे इंसान है, वहाँ पर भी चावल खाते हैं, वहाँ पर भी कपड़ा पहनते हैं। फिर हम वैल्यू एडिशन पे जोर दें। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ा दी हमने, मैं कहता हूँ क्यों बढ़ाई? नहीं बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएं। टेक्सटाइल की वैल्यू एडिशन करें, गारमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अब ये दुनिया कहती है, हर कोई ये कहता है, बांग्लादेश को देखो रेडीमेड गारमेंट की एक्सपोर्ट, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से दुगनी रेडीमेड गारमेंट की एक्सपोर्ट है। अरे भाई, रेडीमेड गारमेंट वो बनाता है कपड़े का, कपड़ा वो कहाँ से लाता है? मिल पे बनाता है। मिल पे रुई कहाँ से आती है? रुई तो बांग्लादेश में पैदा ही नहीं होती, हमसे रुई लेता है। भाई हमसे रुई अगर वो 100 रुपये में लेता है तो वो फिनिश गुड करके वो 1000 रुपये में बेचता है। तो हम क्यों नहीं अपने धागे रुई बनाएं, रुई से धागा बनाएं, धागे से कपड़ा बनाएं, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट बनाएं, उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। जिसके पास रुई नहीं है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। हमसे रुई लेकर उसका कपड़ा बना कर दे रहा है। हमसे 100 रुपये की रुई लेता है, 1000 रुपये में आगे बेचता है कपड़ा बनाकर। यही वजह है कि मतलब पाकिस्तान की जो मतलब कॉटन यान ज़्यादा या जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं और फिनिश गुड्स पाकिस्तान तैयार देखिए, करके दे नहीं रहा है। हमको, मैंने आपको बारहा, अभी इस बातचीत के दौरान भी मैंने बारहा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वी नीड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। हमें तो देखिए, सब्ज़ी भी पेरिशेबल आइटम है। आजकल कैन फूड आता है, महीना महीना भर चलता है। मैंने आपको कहा ना, आप घर में जैम खाते हैं, आप मेयोनीज़ खाते हैं, टोमेटो पेस्ट। अब मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात बताने की नहीं है कि हमारा टमाटर निकल के सारा चला जाता है। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही पड़ोस मुल्क में हमारे टोमेटो पेस्ट फैक्ट्री है, और वो वहाँ से फिर हम इंपोर्ट करते हैं। यानी हमारा टमाटर जाता है स्मगल होकर, वहाँ से ऑफिशियली इंपोर्ट हम करते हैं टोमेटो पेस्ट, हम उसको पेस्ट को इस्तेमाल करते हैं सालन बनाने में। तो मेरे घर की चीज़ मेरे घर में इस्तेमाल हो रही है, वो मैं 4 गुना ज़्यादा पैसे दे के ला रहा हूँ। इसी तरह से आप देखें पिंक सॉल्ट वगैरह भी इसी तरह से जा रहा है कि देखें, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है हब सॉल्ट, हमसे 4 आने 25 पैसे किलो लेकर वो 1 रुपया किलो आगे 10 रुपये किलो बेचता है आगे। वो आगे फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार करके बेच रहे हैं वो। तो अब किसी ने हमारे यहाँ ये हब सॉल्ट से रब्ता किया। इस्माइल सत्तार साहब हैं, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर भी रह चुके हैं ये।
अच्छा क्या उन्होंने इसका शोर नहीं मचा होगा? क्या उनको नहीं पता इस बात का? पता है। इन लेकिन चीज़ों क्या हो रहा है, जब 25 पैसे किलो ले रहा है, अब बिक गई, चलो पैसे तो मिले, नहीं मिलने के कुछ तो मिले। अरे भाई, आपको इसके 10 रुपये भी मिल सकते हैं। इसकी तो क्या स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट पॉलिसीज कि नो वैल्यू एडिशन पे आप इंसेंटिव दें। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं, किसी का कान पकड़ के आप लगा नहीं सकते कि ये एक्सपोर्ट नहीं करो, किसी का कान पकड़ के आप ये नहीं कह सकते कि ये करो। भाई वो कर रहा है, कमा रहा है वो, तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट इंसेंटिव दे कि जो ये करेगा तो उसको हम फ्रेट सब्सिडी देंगे, उसे हम एक्सपोर्ट रिबेट देंगे, तो वो करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिजनेस करने के लिए वो बैठा है, तो वो तो करेगा। तो हम वैल्यू एडेड, हम टेक्सटाइल की ड्यूटी पे बढ़ा दें एक्सपोर्ट करने पर, रेडीमेड गारमेंट की ड्यूटी को कम कर दें, फिर देखें कैसा रेडीमेड गारमेंट की तरफ लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों को आपने राग़िब करना होता है, बस ये है चीज़। 2008 में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बांग्लादेश मूव कर गए थे, बिल्कुल। और आज वो वहाँ पर भी इस्टेब्लिश नहीं कर सके क्योंकि वो एक बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं, पाकिस्तान देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी से इनकरेजमेंट हो वैल्यू एडिशन की तरफ, और फिर गवर्नमेंट की रहनुमाई हो ना। अब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन मुझ जैसे लोगों को इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट के लोग एक्सपर्टीज करें। दरअसल गवर्नमेंट में भी स्टेशन जो ट्रांजिट्स होते हैं ना, कि ये कॉमर्स ग्रुप के लोग, तो कॉमर्स ग्रुप के लोगों को आप ऑलराउंडर बनाए ना कॉमर्स के, वो कल को वजारत खारजा पे चले जाते हैं, परसों को वजारत प्लानिंग में चले जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, एक जगह टिकने से आदमी वो जाता है, गलत हो जाता है कुछ। भाई, तो एक्सपर्टीज़ डेवलप तो ऐसी होती है। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये बनाए कि इससे इनकरेजमेंट करें, इससे डिस्करेज करें। रुई एक्सपोर्ट करें, इसको डिस्करेज करें आप। धागा बनाओ, इसको भी डिस्करेज करें। कपड़ा बनाओ, इसको भी डिस्करेज करें। कपड़ा का गारमेंट बनाओ, और फिर गारमेंट में इंटरनेशनल डिज़ाइन बनाओ। आपको देखिए, बुनियादी चीज़ कपड़ा है, जो आपने भी पहना है, मैंने भी पहना है, मेरे आपके घर की ख़वातीन ने भी कपड़ा पहना है, और कपड़ा वही है जो आपने शर्ट भी पहना है, मैंने शर्ट पहना है, इसी कपड़े का उनका शर्ट है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ कल्चर के कपड़े बनाए। ये अरब में पहना जाता है, ये अफ्रीका में पहना जाता है, ये अमेरिका में पहना जाता है, ये सर्द ममालिक में पहना जाता है, ये गर्म ममालिक में पहना जाता है। तो अपने कपड़े को मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के बनाओ। स्विट्ज़रलैंड का एक डिज़ाइन होता है, जैसे ये लाल और सफ़ेद है, वो उनका चेक में होता है, वो उनके हर चीज़ वही होती है। आप टेबल क्लॉथ बनाएं, कुशन कवर्स के बनाएं, पिलो कवर्स बनाएं, बेड कवर्स बनाएं, उस डिज़ाइन में पूरा स्विट्ज़रलैंड आके ख़रीदेगा आपसे। तो उस मुल्कों के हिसाब से बनाएं आप। फिनलैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वहाँ पे अलग चीज़ पसंद की जाती है, अफ्रीका में अलग चीज़ पसंद की जाती है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में हर चीज़ लाइट कलर की पसंद की जाती है। गाड़ियाँ वहाँ पे आपको, मैं और आप कहेंगे ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ हो, बहुत अच्छी लगेगी। अफ्रीका में कहेंगे वाइट कलर की हो, क्रीम कलर की हो, अच्छी लगेगी। कंट्री के कल्चर के हिसाब से तो देखना चाहिए। अपनी प्रोडक्ट को मोल्ड करें उस हिसाब से। देखें, तस्बीह, संगमरमर के पत्थर को गोल करके सुराख करके धागा बनाते हैं, चाइना बनाकर भेजता है सऊदी अरब। चाइना वाला क्या तस्बीह पड़ता है? तो उस चीज़ को जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल है, वहाँ मैंने हज पे जाते हैं लोग, टोपी लेकर आते हैं हमारे लिए, और तस्बीह लेकर आते हैं, और जानिमाज लेकर आते हैं। ये चाइना बनाकर बेचता है। तो चाइना वाला नमाज़ पढ़ता है, टोपी पहनता है, खजूर खाता है, आबे ज़मज़म का पानी पीता है, लेकिन उसको मालूम है कि यहाँ पर ये चीज़ बिकती है, डिमांड है इस चीज़ की, तो वो चीज़ बनाता है। तो हम भी वो चीज़ बनाएं। अब क़ालीन का रिवाज कम हो गया, आजकल बड़े मॉडर्न फ्लोरिंग आ रही है, तो अब लोगों ने कारपेट, वॉल हैंगिंग कारपेट भी बनानी शुरू कर दी। अब एक होती है हैंगिंग कारपेट, कलमा भी लिखा होता है, उसको हम बहुत एहतराम के साथ ड्राइंग रूम में लगाते हैं, ठीक है ना, कारपेट है वो। अब 6 पाकिस्तान बराबर इंडिया है। इंडिया में आप वो करें, वो कलमा वाला तो वो नहीं लेंगे। वहाँ पे वो हनुमान जी की ये तस्वीर,
लोग गिर के आएंगे लेने के लिए। पाकिस्तान में कलमा लगाएं, अल्लाह मोहम्मद लगाएं, दुनिया लेगी पाकिस्तान लेगा। तो ये एज़ पर डिमांड, एज़ पर प्लेस ऑफ डिमांड आप अपनी चीज़ को मोल्ड करते रहें और बनाते रहें और देखें दुनिया लेगी। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा है आपके साथ इंटरव्यू करने का। बहुत शुक्रिया आप आपने तशरीफ़ लाने का। इंफॉर्मेशन शेयर की और हमारी ऑडियंस भी देख रही है इन चीज़ों को। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स जो हमने बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको रिलेवेंट लोगों तक पहुंचाएं और इसमें वो चीज़ डालें कि नागज़ीर हो जाए लोगों के लिए लेना। आगे आने वाला दौर इसी सेक्टर का है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपने ये अभी खोल लिया। हमारे पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि जो चीज़ शुरू होती है भेड़-चाल शुरू हो जाती है। तो उस भेड़-चाल में कामयाब वो होता है जो पहले शुरू कर ले और वक्त पर शुरू कर ले और रिलेवेंट चीज़ पहुंचा दे। जब लोगों को रिलेवेंट चीज़ मिल जाएगी ना, फिर उसके बाद 4 और इस बराबर भी आ जाएंगे तो फिर लोग स्विच ओवर नहीं करते फिर। तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी है, इसे रिलेवेंट सेक्टर में फैलाएं और इसकी आगाही जनरल पब्लिक को भी करें। तो ये चीज़ बहुत है। और अपने विजन को बड़ा करें, सिर्फ आज और कल का ना देखें, आगे आने वाले दिनों का, महीनों का, सालों का देखें आप। चीज़ आपकी बहुत काम की है, बहुत काम की है कि इसके बगैर तो ये सेक्टर हिल नहीं सकता। बिल्कुल, दुनिया की सबसे नंबर 1 इंडस्ट्री शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स है। पाकिस्तान में मैं 1 मिनट और लेता हूँ आपका। अल्लाह ताला ने वो फैसिलिटी दी है कि इनलैंड वाटरवेज बन सकता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम नौशेरा जो KPK में है, जी जी, बहुत अब कंट्री पर है, नौशेरा तक दरियाई रास्ते से सामान ले जा सकते हैं। ज़बरदस्त। अभी तो बारिश तूफान आया हुआ है, हमारे साथ भरा हुआ है पानी। हम कुछ डैम इस तरह के बना लें तो सामान और कंटेनर जितना अप कंट्री का और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का आता है ना, हम यहाँ गवादर पे उतारें और यहीं से दरियाई रास्ते से हम नौशेरा तक पहुँचा दें। नौशेरा से तो सुबह से शाम तक का रास्ता है चाइना का। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने बहुत सारी मालूमात आपने डॉक्टर साहब से हासिल की हैं, इनके साथ हम मज़ीद सेशन वगैरह भी करेंगे और हम इनसे मज़ीद बहुत सारे टॉपिक्स पर मालूमात हासिल करेंगे और आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और बहुत अहम मालूमात हमारे साथ CPEC के हवाले से शेयर की हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत सारी मालूमात फराहम की हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।